हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर का एक बार रिव्यू देता हूं, देखो क्या चीजें हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग को कंप्लीट किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। याद है ना? दो मेथड डिस्कस की थी, एक थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसी को कोई डाउट है बेटा वहां से रिलेटेड या पुराने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो बेटा। अदरवाइज मैं एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या होता है एटम और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब की बात डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोगों से बात कर लेता हूं भाई कि लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं। बेटा प्रॉब्लम अभी भी वही कंटिन्यू है कि डिवाइस थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा आपके मैसेज में उस तक लेट पहुंचेंगे बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास में कौन आ चुके हैं? बलवीर शर्मा, मेरा नाम पत्सरिया है, ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। गुंजन और पायल, कौशाकी, शिवेन, रेनू और एक कोई और है जिनका नाम नहीं है। मैं बिना नाम के बेटा किसी के मैसेज रीड नहीं करूंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने प्रोफाइल पे अपना नाम रखो बेटा। ये इस टाइप के इधर उधर के नाम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। संजना, गॉड ब्लेस यू बच्चा। चंदन राठौर, आरती, गॉड ब्लेस यू बच्चा। संजना बेटा वीडियो क्लियर नहीं दिख रही तो एक काम कर बच्चा, इसकी वीडियो की सेटिंग पे जाना। सेटिंग पता है ना बेटा, ये यूट्यूब के ऊपर सेटिंग होती है, वहां पर 480p पर सेट कर दो बेटा। अपना जो वीडियो है 480p पर सेट कर दो बेटा, सो क्लियर हो जाएगा बेटा ये। अच्छा, अब देखो मैं मैसेज पढ़ देता हूं बट मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो महाकाल नाम रखा हुआ बेटा, अपना नाम बताओ बच्चा, ऐसे नाम अच्छा नहीं लगता। सर क्या मैं आपसे केमिस्ट्री पढ़ के 2024 में जेई क्रैक कर सकता हूं केवल आपकी वीडियो यूट्यूब से देखकर और साथ में नोट्स बना के? बिल्कुल कर सकते हो, वीडियो देखकर नहीं, क्लासेस को अटेंड करके, ठीक है। क्लास कभी मिस हो जाए तो वीडियो का फायदा उठा सकते हो बेटा। वीडियो रिवीजन के लिए होता है, बेटर होगा कि लाइव क्लासेस में आओ बेटा, डेली आओ, क्लास को कभी मिस मत होने दो। 100% आप जेई क्रैक कर लोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइम कभी ना कभी कोई ना कोई आता ही है बच्चा, ठीक है। संजना बेटा वीडियो को क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है। सौरभ, गॉड ब्लेस यू बेटा। चंदन राठौर क्या कह रहा है बेटा? इस चैप्टर में कंफ्यूजन है पर मुझे आप पर भरोसा है। कंफ्यूजन है? अच्छा, पहले पुराना किसी ने अगर ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है बेटा, मैं एक ही बात बोलता हूं, डिलीट कर दो पुराना सॉफ्टवेयर, एकदम उड़ा दो, यहां से उड़ा दो बिल्कुल। अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। पुराना सब कुछ भूल जाओ, कोई बात नहीं ऐसी। बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है। यस अनुप्रिया, देवव्रता, यस गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। मार्क फिलिप्स, गॉड ब्लेस यू बच्चा। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल करनी पड़ेगी। कौशाकी, किसने कह दिया खतरनाक है? कुछ खतरनाक नहीं बेटा, कुछ नहीं होता है खतरनाक। सबसे इजी चैप्टर है, किसने बोला है? ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर है। तुम बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने ये बोला बस सबसे इजी चैप्टर है, और आप बोल रहे हो खतरनाक है। बेटा खतरनाक कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। हाँ ये कि टॉपिक लॉन्ग है, लॉन्ग तो मैंने बोल दिया था बेटा, आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, टाइम कहां भागे जा रहा है, टाइम हमारे पास बहुत है बेटा, जो है सिलेबस आराम से हो जाएगा। पूरा का पूरा 1 महीना लग सकता है इसमें, लग जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लॉन्ग है लेकिन सबसे इजी चैप्टर है, बिल्कुल भरोसा रखो मुझ पर बेटा। अनुप्रिया बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? सर आप इस टाइम पर रेगुलर क्लास लेते हैं? हाँ बच्चा, मैं बिल्कुल 8:15 पे बेटा, शार्प 8:15 पे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है बेटा। 2-5 मिनट पहले आप लोगों से बात कर लेता हूं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो मैं एक बार सबका वैसे मैसेज देख लूं बेटा, ठीक है। हाँ चंदन, रीसेट हो जाओ बिल्कुल बेटा, पुराना सारा सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो। हाँ हाँ गुंजन, इन सब ने पहले पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, जो फ्रेश होते हैं उनको अच्छा लगेगा, और जो पहले से पढ़े हुए उनको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करके बैठो भाई सबके सब, पुराना सबको डिलीट करके बैठो। अभिषेक, गॉड ब्लेस यू बेटा। यस देवव्रता, गुड गुड इवनिंग बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।
वरुण, गॉड ब्लेस यू। चलो ठीक है, चलें। अब तुम लोग को कोई डाउट आउट नहीं है ना पुराने किसी भी टॉपिक का? तो अब मुझे टॉपिक स्टार्ट करने दो भाई। अब मैसेज करना बंद करो, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दो, ठीक है? चलो चलो फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। कौन सा टॉपिक? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलो हेडिंग देंगे सबके सब बेटा। टॉपिक की हेडिंग देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक की हेडिंग लिखेंगे सबके सब एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक ही बात है बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो शुरुआत करेंगे कहां से? एटम से शुरुआत करेंगे। एटम के बारे में बात करनी, तभी चैप्टर का नाम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा है। आपको पता है बेटा एटम जो ये वर्ड है, वैसे तो ये तो आपका दूसरी कंट्री का वर्ड है, किसी शायद ये ग्रीक कंट्री ने ये वर्ड का नाम लिखा था। ग्रीक कंट्री ने ये वर्ड को डिस्कवर किया था, मतलब इसको नाम दिया था। किसको नाम दिया था? इस ग्रीक नेम का, इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है सबसे छोटी चीज, बहुत छोटी चीज। तो वो ग्रीक कंट्री के जो लोग थे, वो जो छोटी छोटी चीजें होती उनको क्या कहते थे? एटम बोलते थे। वैसे देखा जाए ये एक हिंदी से यहां से स्टार्टिंग हुई थी, इंडियन ने इसकी स्टार्टिंग की थी, डिस्कवरी की थी। आपको पता है कि एटम तो इंग्लिश का वर्ड है, वैसे हिंदी में अणु, अणु की शुरुआत हुई थी। अणु शब्द जो है हमारे इंडियन ने, किसी ऋषि ने जो है डिस्कवर किया था। नाम पता है किसी को? चलो जल्दी से मैसेज करके बताओ, देखें आप लोग की जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। अणु शब्द की जो स्टार्टिंग थी, अणु, वही हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, मुझसे लिखना भी नहीं आता शायद, ऐसी, हाँ ऐसे लिखते हैं ना अणु। अरे हंसना मत कोई, ठीक है? ये अणु शब्द की जो स्टार्टिंग करी थी बेटा, ये किसी हमारे पुराने जो ऋषि थे उन्होंने करी थी। बताओ किसने डिस्कवर किया था? बताओ। हाँ, यस 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 यस, वरुण ने बताया कि महर्षि कनाड ने। यस 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 यस, ठीक है। अच्छा बेटा, कोई 9th-10th का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये एरर नाम नहीं करो बेटा, नाम चेंज करो बच्चा, ऐसा नाम अच्छा नहीं लगता बच्चा, ठीक है? कन्हैया, कन्हैया बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा। हाँ, गुंजन ने बिल्कुल सही बताया, वरुण ने बिल्कुल सही बताया, हाँ फिलिप्स ने बिल्कुल सही बताया, कनाड ऋषि ने, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि कनाड थे आपके, उन्होंने अणु शब्द की स्टार्टिंग करी थी। अब हालांकि बेटा इसको कंसेप्ट में चेंज किया, मींस थ्योरी में चेंज किया था डाल्टन साहब ने। अब ठीक है भाई, स्टार्टिंग किसने की वो छोड़ दो, अब टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं। डाल्टन साहब ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी पेश करी थी, उस थ्योरी को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या था बेटा? ये एटम का मतलब था सबसे छोटा पार्टिकल। तो डाल्टन साहब ने सबसे पहला पॉइंट यही बोला अपनी थ्योरी में कि दुनिया में जितनी भी चीजें, पूरे सब, आपको पता है सबको मैटर कहा जाता है। मैटर तो सबके से जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग भी करी थी हमने बेटा। दुनिया में जितनी भी चीजें वो सब छोटे 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 मींस टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन सबसे छोटे पार्टिकल या टाइनी पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया, यानी उनको क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। दूसरी बात डाल्टन साहब ने ये कही थी, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनो पहले मेरी बात, लिखने बैठ जाते हो। इधर सुनो, इधर देखो क्या बोल रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था बेटा कि ये जो एटम होता है ये किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट, मींस इनडिविजिबल पार्ट है। इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आगे कट नहीं कर सकते। ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट होता है किसी भी मैटर का। लेकिन आपको पता है कि ये पॉइंट आगे चल के फेल हो गया था। कैसे हुआ? अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। डाल्टन साहब कह रहे हैं कि एटम ही सबसे छोटा पार्ट है, उससे छोटा कुछ नहीं है। पता चला उससे छोटा तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये बात की बात है, डाल्टन साहब ने पहले ये पॉइंट बोल दिया था। अगला पॉइंट उन्होंने बोलता है, पहले पॉइंट सुन लो, लिखवाऊंगा सब कुछ, पहले सुनो आराम से क्या होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि एक सब्सटेंस के, मींस एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब उनका शेप, उनका साइज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास वगैरह सब का एक जैसा होता है। किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब साइज में, मास में, प्रॉपर्टीज में सब एक जैसे होते हैं। आपको पता है ये पॉइंट भी आगे चल के जो है इसको भी झटका मिल गया था। कैसे कैसे गलत हुआ था ये प्रूफ भाई?
आगे चल के जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी होगी थी। आइसोटोप्स पता है ना सबको, अरे बच्चों वाली बात बता रहा हूं। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग टाइप के एटम जिनका मास अलग अलग होता है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपको, आइसोटोपिक मास कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां पे एवरेज एटॉमिक मास, पुराने लेक्चर जाके देखो बेटा जो है। सो एक एलिमेंट में उन्होंने तो कहा डाल्टन साहब ने कि भाई सारे एटम एक जैसे होंगे, बाद में आगे चल के ये पॉइंट को गलत प्रूफ कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है, उनका मास अलग अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अब फिर से वही बात, इस पॉइंट को भी आगे चल के उनके नकार दिया गया था भाई जो है, क्योंकि आइसोबार्स की डिस्कवरी हो गई थी। आइसोबार क्या होते हैं? अरे बोलो भाई, आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार का मतलब होता है बेटा कि दो अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास सेम हो जाए। डाल्टन साहब कह रहे हैं कि दो एलिमेंट के एटम कभी भी सेम नहीं हो सकते, आइसोबार ने प्रूव कर दिया कि कुछ केसेस में सेम हो सकते हैं। एनीवेज, तो डाल्टन साहब के मेन बेटा ये 3 पॉइंट थे। देखो मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट की मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या नाम दिया इनको? एटम्स का नाम दिया। दूसरी बात, एटम की खास बात उन्होंने क्या बताया कि ये एटम्स जो है इनडिविजिबल होता है, ये सबसे छोटा पार्ट है, इनडिविजिबल है। तीसरी बात उन्होंने बोली बेटा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सब एक जैसे हैं। चौथी बात बोली कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। सो ये 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में लिख कर चले गए। अब उसके बाद अभी आगे बात बताता हूं, पहले चलो मैं आपको लिखवा दूं। बेटा इसमें थ्योरी है, स्टार्टिंग में थ्योरी को बहुत आराम से पढ़ो, सुनो, लिखना है उसके बाद। तो चलो सबके सब लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग देंगे इस चैप्टर के अंदर, पहली हेडिंग लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब का बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। सबके सब फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हिंदी मीडियम भी ट्राई करो बेटा इंग्लिश में लिखने का, कुछ नहीं होता, मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चा। मीडियम का रोना रोना छोड़ दो बिल्कुल, मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग दिया बेटा सबने? चलो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट बना के लिखेंगे इसके, मैं बोल रहा हूं पॉइंट, पॉइंट बना के लिखेंगे सबके सब बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एवरी मैटर, लिखो लिखो, लिखना शुरू करो। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे, टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। लिखा? चलो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे एटम इज, एटम इज स्मॉलेस्ट indivisible part. Atom is smallest indivisible part. indivisible मतलब जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। smallest indivisible part of matter. smallest indivisible part of matter. लिखा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, आर सिमिलर मींस एक जैसे होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, दैट मींस, आगे लिखो आगे लिखो, दैट मींस दे हैव, लिखते चलो रुकना नहीं है, दैट मींस दे हैव सेम साइज कॉमा मास
कॉमा प्रॉपर्टीज, सेम साइज, कॉमा मास, कॉमा प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा, सेम साइज मास प्रॉपर्टीज। लिखा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट बोलो। हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिखेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आर ऑफ डिफरेंट टाइप। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है? डेट मीन्स, थोड़ा लिख दो इसके आगे बेटा, डेट मीन्स दे हैव डिफरेंट साइजेस, दे हैव डिफरेंट साइजेस, कॉमा मास, कॉमा क्या? प्रॉपर्टीज। उनके साइज अलग अलग होते हैं, उनके मास अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ये डाल्टन साहब की बात थी बेटा। हालांकि आपको मैंने बता दिया बेटा कि ये जो पॉइंट वो बोल रहे हैं कि भाई ये मेन जो 3 पॉइंट उन्होंने बोले, सारे के सारे पॉइंट आगे चल के डिस्कवरी हुई तो गलत प्रूफ हो गए थे। पर कोई बात नहीं, वो तो सर्च होती रहती है बेटा। पहले कोई कुछ बोलता है, फिर उसको कुछ और चेंज करके नया साइंटिस्ट बोलता है, फिर कुछ और चेंज करके आगे बोलता है। अब देखो हुआ क्या। एकदम अभी दिमाग में बिल्कुल जोर मत देना कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले से पता है। किसी को पता है तो एकदम डिलीट कर दिया, डिलीट। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो बेटा। डाल्टन साहब बड़े आराम से एटॉमिक थ्योरी अपनी पेश कर रहे थे भाई। तभी कुछ सालों के बाद, 5-10 साल के बाद, अब मुझे ईयर याद नहीं रहता है, ईयर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ईयर एकदम बकवास चीज है, उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी भी कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता कि कौन से ईयर में किसकी डिस्कवरी हुई थी। हमें मेन टेक्निकल पॉइंट से मतलब होना चाहिए। बाकी वो सब ईयर वगैरह बुक में लिखे हुए, वहां से देख लेना बेटा। मैं मेन टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। देखो क्या हुआ बेटा, इसके कुछ 5-10 साल के बाद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे फेराडे। फेराडे का नाम सुना पहले कभी? सुना है फेराडे का नाम? फेराडे का नाम सुना है किसने कभी बेटा? जो है एक फेराडे साहब थे, माइकल फेराडे नाम था इनका, माइकल फेराडे। फेराडे वैसे केमिस्ट्री में बहुत फेमस है। अब पता नहीं कहीं फिजिक्स वगैरह में भी है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिजिक्स में जैसे न्यूटन बहुत फेमस है ना, केमिस्ट्री में फेराडे बहुत आगे तक चलेंगे। आगे भी कुछ इन्होंने डिस्कवरीज की थी बेटा। तो फेराडे साहब अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जिस मैटर को लेकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे, मैटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दुनिया में जितनी चीजें उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे कुछ कर रहे थे, खेल खेल रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। देखा कि मैटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। मैटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, मींस मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ रिलेशन देखा उन्होंने। अब बात उनके दिमाग में आई कि यार अगर मैटर और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कुछ रिलेशन है, तो नेचुरल सी बात है कि मैटर के अंदर चार्ज होना चाहिए। क्योंकि एटम तो अभी तक बात हो रही, एटम न्यूट्रल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। न्यूट्रल वर्ड मैंने बोला नहीं, लेकिन आपको पता है कि एटम न्यूट्रल होता है बेटा जो है। सो एटम तो न्यूट्रल है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? सो उनका दिमाग दौड़ा कि नहीं, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और चार्जेस पड़े हुए हैं। अभी एटम के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, इसमें कुछ चार्जेस हैं। जब चार्ज इधर उधर मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर चार्ज इधर उधर जाएंगे, आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इतना तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा बेटा। या इलेक्ट्रॉन जैसे डायरेक्शन मूव करते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट होता है। एनीवेज छोड़ दो अभी जो इलेक्ट्रॉन वगैरह को, खाली चार्ज की बात करते हैं। तो फेराडे ने कहा कि नहीं भाई, जो डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें अभी कुछ बात मिसिंग मुझे लग रही है। ये एटम न्यूट्रल नहीं है, इस एटम के अंदर कुछ चार्जेस हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट आगे करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी वो चार्जेस कहां पर छुपे हुए पड़े हैं। सो फेराडे साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, उससे सारे जितने दुनिया के साइंटिस्ट थे सब हिल गए। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब एटम में चार्जेस हैं, एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। एटम तो पूरा अपने आप में न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब चार्ज पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि एटम को न्यूट्रल करना है। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। एटम जो है न्यूट्रल है, तो कोई चीज न्यूट्रल तभी होगी जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा हो।
तो बोले पॉजिटिव चार्ज भी है उसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी है, और तभी इससे हम करंट भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फैराडे साहब की बात को बाकी साइंटिस्ट ने बहुत सीरियसली लिया और सर्च स्टार्ट कर दी। इसके बाद बेटा सक्सेस मिली एक साइंटिस्ट थे प्लकर। साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बताते हुए चलूंगा, देखो बुक वाले बड़ा गलत लिखते हैं। एक साइंटिस्ट थे आपके प्लकर, साइंटिस्ट थे प्लकर। बेटा स्पेलिंग सबकी गलत हो गया, हम सब इंडियंस है ना बेचारे, सबकी स्पेलिंग यहां आके गलत हो जाती है, बट एनीवेज स्पेलिंग पे मत जाना बेटा। एक साइंटिस्ट थे प्लकर। प्लकर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग गैसेस को लेकर, एक ट्यूब के साथ, ग्लास ट्यूब के साथ, और अभी एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। सो उन्होंने डिस्कवरी करी थी कैथोड रेज की, और पता चला कि कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी इसके साथ हुई थी, प्लकर ने किया था। आपने बुक में क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अरे बोलो जल्दी से, क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? मैसेज करो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? क्या पढ़ा है आपने? थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को पता लगाया था। बट एनीवेज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कहीं मेरी कोई लेक्चर कोई साइंटिस्ट देख रहा हो तो बुरा मान जाएंगे। होता है ना, चोरी चलती रहती दुनिया में बेटा, चोरी चकारी चलती है। थॉमसन ने कुछ नहीं किया था, मेन जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लकर ने किया था, और उस नेगेटिव पार्टिकल को नाम देने वाला था थॉमसन। बस उसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बता दी थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, वो थॉमसन ने बताया था। बट एनीवेज ठीक है यार, जिसने डिस्कवरी की क्या कह रहे हैं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो चलो बेटा, अब पहले तो फैराडे की बात को लिखना पड़ेगा हमें। थॉमसन सॉरी, हमने डाल्टन्स थ्योरी लिख ली थी, अब फैराडे साहब का स्टेटमेंट लिखेंगे। एक नीचे नोट लिखेंगे सबके सब, चलो सबके सब इसके नीचे नोट लिखेंगे, नोट नोट लिखेंगे। आप लोग के बड़े मैसेज चल रहे हैं भाई, देखो मैं पढ़ाते हुए बेटा मैसेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं बच्चा, मैं कह भी रहा हूं थोड़ा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा, कन्हैया ने तो भाई पॉइंट्स लिखे थे और वेदिश ने भी कुछ पॉइंट्स लिखे थे, चलो ठीक है बेटा, एनीवेज गॉड ब्लेस यू बच्चा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मैसेज किया कि हाँ सर सुना है, माइकल फैराडे फिलिप्स ने भी लिखा है, ओके ओके, फिजिक्स में भी है ना? अच्छा फिजिक्स में भी है फैराडे, हाँ होगा, मतलब साइंटिस्ट के नजर में कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स अलग अलग नहीं होता, वो तो साइंस है बेटा पूरी की पूरी। यस ठीक है ठीक है, फैराडे सुना है, ओके। कन्हैया भी कह रहा है, रेनू भी कह रही है कि सुना है सर, ओके ओके। और सौरभ कह रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 12th में, हाँ सौरभ 12th में आएगा, फैराडे आएगा फिर से यहाँ केमिस्ट्री के अंदर। हाँ फिलिप्स थॉमसन सुना है ना आपने? तो बेटा प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमसन ने उस एक्सपेरिमेंट से जो चीज डिस्कवर हुई थी उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, इतना काम किया था बस उसने, ठीक है। बट एनीवेज चलो, देखो फिर से मैसेज गायब होगा, अरे यार छोड़ो डिवाइस को साइड में रखो, कोई बात नहीं बेटा। चलो मैं लिखवा रहा था आपको, एक नोट लिखेंगे सबके सब, नोट नोट लिखेंगे। फैराडे ऑब्जर्व्ड दैट, लिखो लिखो, फैराडे फैराडे ऑब्जर्व्ड दैट there is a relation there is a relation between matter and electricity. There is a relation between matter and electricity. That means matter must consisting of matter must consisting of some charged particles, matter must consisting of some charged particles. ठीक है बेटा, बस इतनी बात करेंगे। फैराडे ने कैसे देखा, क्या देखा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बेटा, बस बीच में एक पॉइंट आ गया था कि कैसे चीजें आगे बढ़ाई गई, वो मैंने आपको लिखवाया है। अब इसके बाद जो पहली मेन डिस्कवरी हुई थी, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, प्लकर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की। तो अगली अब हेडिंग लिखेंगे सबके सब, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेटा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज,
डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आप में से भी पूछा सर कैथोड रेज क्या होती है? अरे थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो ना, अभी बता रहा हूं सारी बातें बच्चा, सारी बातें बता रहा हूं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कन्हैया बच्चा, आपको बेटा यहां पर ये पॉइंट्स मैसेज में मत लिख बेटा, ठीक है? अपनी कॉपी में लिख बेटा, अपनी कॉपी में लिख बस, ठीक है? मैसेज में मत लिख बेटा। ओके, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं किसने परफॉर्म किया था? प्लकर ने परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसने? प्लकर ने। जूलियस प्लकर नाम था पूरा इसका, प्लकर को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं। देखो एक्सपेरिमेंट समझेंगे बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट होता है। अप एंड डाउन, पेन नीचे रख दो, चुपचाप यहां पर देखो, लिखना नहीं है अब किसी को कुछ भी। यहां देखो क्या किया बेटा प्लकर ने, एक पतला सा एक ग्लास ट्यूब लिया, नैरो ग्लास ट्यूब होता है। इस ग्लास ट्यूब को टेक्निकली कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहा जाता है इसको? डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का नाम होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास का होता है बेटा तो ग्लास ट्यूब बोल देता हूं मैं तो, सिंपल जो है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं, पतली पतली थिन मेटल प्लेट्स होती हैं। इन मेटल प्लेट का काम होता है, इनका रोल होता है इलेक्ट्रोड का रोल पूरा करना। इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है? कुछ नहीं, खाली मेटल प्लेट होते हैं। जिस मेटल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करा दोगे उसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोड। देखो क्या किया, देखो देखो क्या किया, एक मेटल प्लेट को उन्होंने बाहर एक बैटरी कनेक्ट करी, उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज की बैटरी है, हाई वोल्टेज की बैटरी। अरे बैटरी का सिंबल तो पता होगा, आप सब फिजिक्स मुझसे अच्छी जानते हो, बैटरी का सिंबल बना दिया मैंने बेटा, हाई वोल्टेज की बैटरी है। तो ये बैटरी से कनेक्ट करा दिया उन्होंने दोनों प्लेट को, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखो बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो प्लेट है, इसको कहा जाता है नेगेटिव प्लेट। इसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव प्लेट, या इसको कहते हैं कैथोड, इसको कहते हैं कैथोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो प्लेट है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या इसको कहते हैं एनोड। पॉजिटिव प्लेट को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। कैथोड और एनोड हो गई आपके, मेटल के बने होते हैं, सिंपल बेटा। अब क्या था बेटा, इसमें कोई उन्होंने गैस फिल करी। मेरी बात सुनना, और बनाना नहीं है, बनाने का टाइम दूंगा बाद में, यहां फोकस करो ना तुम लोग, नहीं तो फिर बोलोगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। इसके अंदर बेटा गैस फिल है, लेकिन वो गैस लगभग लगभग मान के चलो कि ऑलमोस्ट नहीं है, यानी उसका प्रेशर बहुत कम, इतना कम प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर है। कितना प्रेशर है? यहां पर पहले कि इसमें एक ओपनिंग बना देते हैं यहां पर, देखो देखो क्या है। मुझे बेटा डायग्राम बनाने बड़े बकवास लगते हैं, लेकिन मैं हाथ से बनाता हूं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं कभी बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं कराता डायग्राम, क्योंकि हाथ से बनाऊंगा तो समझा पाऊंगा आपको बेटा। देखो यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग खोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर गैस है वो बाहर निकल जाए, लगभग लगभग गैस को बाहर निकाल देते हैं। यानी अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर गैस का जो प्रेशर होगा वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर होता है। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए? अच्छा, प्रेशर तो जानते हो सबके सब, गैस का प्रेशर। आपके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, आप बता सकते हो आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना प्रेशर लग रहा है? कौन से प्रेशर की बात कर रहा हूं? अरे मैं आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, पढ़ाई के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? एयर कितना प्रेशर लगा रही, बताओ तो जरा मैसेज करके, आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? यस कौशा की 1 atm, यस 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 1 atm, यस। आपके ऊपर जो एनवायरमेंट प्रेशर लग रहा है नॉर्मल कंडीशन पर, हमारे ऊपर 1 atm प्रेशर लग रहा है। पढ़ाई का प्रेशर अलग है, पता नहीं वो किसे मेजर करेंगे। सो इस गैस का प्रेशर इतना कम, देखो नेगेटिव पावर्स में 10⁻⁴, यानी इसको आप लिखे तो 0.0001 atm, इतना कम प्रेशर कर दिया, यानी लगभग लगभग गैस सब बाहर निकाल दी, थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स उसके अंदर बचे होंगे। अब क्या किया बेटा, और दूसरा काम क्या किया कि जो बाहर ये बैटरी लगाई थी, इससे हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराई इसने। हाई वोल्टेज की बैटरी थी,
ये लगभग लगभग 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट की बैटरी थी, इससे भी ज्यादा पावरफुल समझ लो आप। क्योंकि इससे कम वोल्टेज जब अप्लाई कर रहे थे तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे थे। मैं सीधे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन कर रहा हूं। हमें उनके अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब कि पहले 1 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट लगाया, 100 वोल्ट लगाया, अरे सीधे बात करो कितना वोल्ट लगाया जहां से सक्सेस मिली। 10,000 वोल्ट या इससे ज्यादा का जब वोल्टेज उन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ चीज इसके अंदर देखी, ऑब्जर्व करी। देखो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने इसके अंदर कि कैथोड प्लेट से, कैथोड वाली जो मेटल प्लेट है, यहां से कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं, यहां से कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं, यहां से कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं। इस नेगेटिव प्लेट से रेडिएशंस निकल रहे हैं, कैथोड से रेडिएशन निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब वो रेडिएशन बेटा ऐसे आंखों से तो नहीं दिखाई दिए थे, उसको देखने का भी तरीका था। उन्होंने क्या काम किया कि ये जो एनोड की प्लेट है ना बेटा, इस एनोड प्लेट के पीछे ये जो ग्लास का मटेरियल है, इसके ऊपर एक कोटिंग लगा दी, जैसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। कोटिंग आप समझते हैं ये मटेरियल कैसा होता है? जिंक सल्फाइड क्या होता है? फ्लोरिसेंस मटेरियल होता है ये आपका। फ्लोरिसेंस समझते हैं सबके सब, यानी जब इस पे कोई रेडिएशन टकराएगा, रेज टकराएंगी तो ग्लो करता है, ग्लो करता है, लाइट चमकाएगा तो पता चल जाएगा अच्छा इस पे कुछ टकरा रहा है। ग्लास पे तो टकरा रही थी, कुछ भी ग्लो नहीं मिल रहा था, तो इस ग्लास के ऊपर उन्होंने जिंक सल्फाइड टाइप के कुछ मटेरियल की कोटिंग कर दी और देखा कि यार जैसे मैंने यहां से वोल्टेज स्टार्ट करी, करंट स्टार्ट करी, हाई वोल्टेज की स्टार्ट करी, तो अल्टीमेटली यहां पर ग्लो आना शुरू हो गया। बोले इसका मतलब इसके अंदर कुछ रेडिएशंस चल रहे हैं, कुछ रेज चल रहे हैं जो कि इस साइड से इस साइड पे आ रहे हैं, क्योंकि यहां के साइड पे ग्लो आ रहा था आपका। अब उन्होंने इस रेडिएशन या इस रेज को नाम दे दिया कैथोड रेज। क्यों दिया? क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, ये कैथोड से आ रही थी, तो इसलिए इनका नाम दे दिया कैथोड रेडिएशंस या कैथोड रेज। समझ पाई यहां तक की बात? अभी बहुत कुछ है, अभी इनकी प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे। ये तो मैंने खाली एक्सपेरिमेंट क्या हुआ उसको मेन टेक्निकल बेसिस पर समझाया बेटा। तो चलो अब एक काम करेंगे, सबके सभी एक्सपेरिमेंट पहले बना लेंगे। ऐसे ही बना लो। कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, वाह कितना अच्छा डायग्राम है मेरा भाई। चलो बनाओ, ऐसे बनाओ, बनाओ बनाओ। कैथोड एनोड दिखाओ जल्दी से, डिस्चार्ज ट्यूब दिखाओ, प्रेशर मार्क कर दो 10⁻⁴, हाई वोल्टेज मार्क कर दो, बना लो आराम से, बना लो। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को अब। चल चलो शाबाश बनाओ। गुंजन ने 1 एटीएम, अच्छा आप सबने 1 एटीएम लिख दिया था। ओके, मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं बेटा, ठीक है, बीच में पढ़ा रहा था मैं। क्या मैसेज हैं भैया आप लोगों के? अंदर वैक्यूम होगी, रेनू पूछे। अरे रेनू बता दिया बेटा कितना प्रेशर है बच्चा, ठीक है। सीजल ने 1 एटीएम का, फिलिप्स ने 1 एटीएम का, चंदन ने 1 एटीएम कहा है। अरे यार, और किसने कहा है? अच्छा गुंजन कह रही कि सर मुझे पढ़ाई का ही प्रेशर लगा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। एनीवेज जोक्स अपार्ट बेटा। हाँ चलो, सबने 1 एटीएम अच्छा लिखा है, सही लिखा है। आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है 1 एटीएम लग रहा है, पढ़ाई का प्रेशर पता नहीं कितना लगता है। पढ़ाई का प्रेशर क्यों लेते हो तुम लोग? पढ़ाई का प्रेशर लेते हो क्या? पढ़ाई पढ़ाई सबसे इजी चीज है, पता है बेटा? इस दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना। बाकी सब मुश्किल है दुनिया में, जब रियल लाइफ में एंटर करोगे तो। अभी पढ़ना सबसे आसान है, और वैसे पढ़ाना और भी आसान है। पढ़ना पढ़ाना ये जितने हैं, पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है, सारे काम इजी होते हैं, बाकी सब टफ होते हैं। बनाया एक्सपेरिमेंट? ये बनाया बेटा, डायग्राम बनाया सबने? लिखाऊंगा मैं, ठीक है, मैं लिखाने का काम करूंगा, सिर्फ आपको बनाना है और कुछ नहीं करना। बना लो इसको बेटा जल्दी से। रीनू पूछे सर वोल्टेज ज्यादा होगा तो क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, आराम से एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। मतलब मिनिमम 10,000 का वोल्ट लगाना है बेटा, मिनिमम 10,000 का वोल्ट लगाना। ओके हो गया, ठीक है, चलो चलो। अब बेटा जरा कुछ पॉइंट लिखेंगे, चलो लिखेंगे बेटा, थोड़ा 2 पॉइंट लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था। चलो लिखेंगे नीचे बेटा। मतलब मैं पूरा ऐसे ये डिटेल नहीं बताऊंगा कि यहां से वायर लगाया, नेगेटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये फालतू चीजें समझा दी बस। मेन मेन पॉइंट लिख लो बस। इसमें क्या होगा बेटा? व्हेन, लिखो व्हेन एक्सटर्नल
when external voltage was more than 10,000, external voltage was more than 10,000 volt, 10,000 volt, comma, certain radiations were observed, certain radiations लिख लो या rays लिख लो, एक ही बात है, certain rays were observed originating from cathode side, originating from cathode plate या cathode side, originating from cathode plate and moving towards anode plate, moving towards anode plate. ठीक है बेटा, ये शॉर्ट में बात होगी, बाकी प्रेशर वगैरह आपने सब मार्क कर दिया होगा, उसको फिर से मैंने नहीं लिखाया। अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया भाई जी। अब आगे चल के जो प्लकर साहब ने बाकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया कि भाई ये जो हमें ग्लो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ रेडिएशंस हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड होने के बाद चेक करके बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेस की मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात बेटा। कैथोड रेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं, ऐसे डोलते डोलते नहीं चलनी, ऐसे जो है कि मैं कभी कहीं जाऊं कभी कहीं जाऊं, ऐसे नहीं चल रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है आपकी जो है। सो पहले प्रॉपर्टी है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब बात यहां पर ये आती कि भाई उनको पता कैसे चला कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है? क्या उन्होंने इसके अंदर हाथ डाल के देखा होगा? अच्छा भाई देखो ये स्ट्रेट जा रही है, दिमाग लगाओ क्या सोचा होगा उन्होंने जो है। इसके अंदर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। इसके अंदर उन्होंने कुछ एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी रख दिया, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहां पर खुद का हाथ नहीं रखा, कोई और ऑब्जेक्ट रखा, हाथ गल जाएगा उसके अंदर हाथ रखोगे तो। ऑब्जेक्ट रख दिया इसमें। क्या देखा बेटा कि जैसे उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट ने इनका पाथ रोक दिया, इन कैथोड रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यहां पर रोक दिया चलने से। अल्टीमेटली रुक गई तो इसके पीछे वो इसकी छाया बननी शुरू हो गई, शेडो बन गई यहां पर, इसके पीछे इसकी शेडो बन गई, ठीक इसके पीछे शेडो बनी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई ये रेडिएशन सीधे सीधे पड़े होंगे, स्ट्रेट पड़े होंगे, तभी तो उनकी शेडो से जस्ट पीछे पड़ी। अरे जब सन एग्जैक्टली आपका ऊपर होता है तो आपकी शेडो बिल्कुल नीचे आती, इधर सामने होगा तो एग्जैक्टली पीछे जाएगी। अगर सामने से लाइट पड़ी होगी तो मेरी शेडो पीछे आएगी, अगर तिरछी लाइट पड़ी होगी तो शेडो भी तिरछी हो जाएगी, कोई चीज तिरछी आएगी तो शेडो भी उसकी तिरछी हो जाएगी। तो क्या देखा कि एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के पीछे उसकी शेडो कास्ट हो रही थी, छाया बन रही थी उसकी। तो इसका मतलब प्लकर साहब समझ गए कि ओके ये जो है स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधी चलती ही है आपकी। तो चलो पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। नीचे लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। पहले एक छोटा सा एक स्टेटमेंट या हेडिंग फॉर्म में लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा सबके सब, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और ये कैसे प्रूफ हुआ था बेटा? लिखो बिकॉज when a object, sorry, when an object was placed, an object was placed in their path, comma, they cast shadow, they cast मतलब बनाना, they cast shadow
जस्ट ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, जस्ट ऑपोजिट बोल दो, जस्ट बिहाइंड बोल दो, एक ही बात है। जस्ट ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट दे कास्ट शेडो, जस्ट ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको कि कैथोड रेडिएशंस जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। पहला पॉइंट यहां से अभी तक ये मिला। दूसरा पॉइंट सुनो बेटा, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये पता लगाया कि भाई इनके अंदर जो हाई स्पीड होती है, इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इन कैथोड रेज में ये हाई स्पीड से चलती हैं। हाई स्पीड से चलेंगे तो नेचुरल सी बात है, स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इनमें हाई वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको भी कैसे प्रूफ किया, देखो उन्होंने कैसे पता लगाया। पहले तो ये चल रही है यहां से, भाई इनका रास्ता रोक दिया था, मैं इनको चला दूं, चालू कर देता हूं ऐसे, बीच में से ऑब्जेक्ट तो नहीं हट पा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इमेजिन करो ऐसी जो। सो इनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी स्पीड होती है। इसका कैसे पता चला बेटा, क्या किया फिर से प्लकर सामने। अब जो ऑब्जेक्ट था ये किसी मेटल का रखा, मेटल से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट फिर से रखा, यही काम कर रहे थे ना, कुछ ना कुछ रख के पता लगाएंगे बेटा। अब ये कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मेटल से बना हुआ है, कोई भी मेटल रख दो, आयरन रख दो, कॉपर रख दो। क्या हुआ, देखा कि वो ऑब्जेक्ट को जब उन्होंने थोड़े टाइम के बाद बाहर निकला तो ये बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा हीटअप हो गया था। तो नेचुरल सी बात है कि इन रेडिएशंस में काइनेटिक एनर्जी क्यों है। आप में से जिसने थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिया उसको एक आइडिया आएगा बेटा, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही चीज अप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई जब ये रेडिएशंस, हाई काइनेटिक एनर्जी के रेडिएशंस इस मेटालिक ऑब्जेक्ट से टकरा रहे हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया, और इससे जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा था वो गर्म हो गया, हीटअप हो गया। यहां से प्रूफ हो गया कि इनमें हाई स्पीड और हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। चलो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे बेटा थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है तो थ्योरी को जैसे ही पढ़ते हुए चलना है। ये सब एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, सो उसको बिल्कुल ये नहीं क्या क्यों कैसे ज्यादा कुछ नहीं, बस जितनी बात समझा रहा हूं बेटा उसको समझते हुए पॉइंट बना के लिखते हुए चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, दीज रेज, लिखो दीज रेज ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड, these rays travel with very high speed, with very high speed and possess kinetic energy, possess मतलब रखना, possess kinetic energy, possess kinetic energy, डॉट डॉट मतलब फुल स्टॉप। अब कैसे प्रूफ हुआ, पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसी पॉइंट के आगे लिखेंगे बिकॉज, लिखो लिखो, बिकॉज व्हेन एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, metallic object is placed in their path, metallic object is placed in their path, comma, it was heated, it was heated due to, देखो due to conversion of, due to conversion of kinetic energy, due to conversion of kinetic energy into heat energy, kinetic energy into heat energy। ठीक है बेटा, ये यहां से प्रूफ हो गया कि इनके अंदर जो हाई वैल्यू ऑफ स्पीड होता है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हीट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होकर उसको गर्म कर दिया उन्होंने। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि स्ट्रेट चलती हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जो शेडो थी, जो भी ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रखा उसकी शेडो जस्ट उसके पीछे सीधी सीधी शेडो बना दी थी। दूसरी बात, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उन्होंने उस मेटालिक ऑब्जेक्ट को हीटअप कर दिया था। अब तीसरी चीज सुनो बेटा बहुत ध्यान से,
नंबर 3 पॉइंट सुनेंगे सबके सब, क्या होता है बेटा? अब देखो यही काइनेटिक एनर्जी से ही प्लकर के दिमाग में एक और बात आई, बोले काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मली हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आपने सुना होगा बेटा इतना तो। देखो क्या है ना बेटा, थोड़ा फिजिक्स का मतलब साइंस का एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई ब्लैंक बैठा हो। सर स्पीड क्या होती, काइनेटिक एनर्जी क्या होती, मास क्या होती, ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? वो तो एकदम सेकंड थर्ड क्लास का मैटर हो गया बिल्कुल जो है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो प्लकर साहब सोच रहे हैं यार काइनेटिक एनर्जी तो मैंने एक दूसरे तरीके से प्रूफ कर दिया, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर्मूला ये लगाएं तो इसमें स्पीड होती है, चलो स्पीड भी प्रूफ हो गया कि बहुत हाई स्पीड से चल रही है, इसके अंदर कुछ मास भी तो होना चाहिए अगर काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट बननी है तो। अब ये मास या मटेरियल पार्टिकल उन्होंने कैसे प्रूफ किया, जरा देखो यहां पर कैसे प्रूफ किया, समझे इस बात को। उन्होंने अब क्या किया, ऑब्जेक्ट का टाइप फिर से बदला। ये जो अभी तक ऑब्जेक्ट रखा था मेटालिक ऑब्जेक्ट, अब फिर से एक नया टाइप का ऑब्जेक्ट रखा। देखो बार बार कुछ ना कुछ नई चीजें रख रहे हैं बेटा। अब क्या रखा उन्होंने इनके रास्ते में, अब यहां पर उन्होंने एक पिन व्हील रखा, पिन व्हील, छोटा सा एक पहिया रखा, छोटा सा व्हील रखा जिसके ऊपर ब्लेड्स होते हैं। अब व्हील कैसे बनाओ भाई, मेरा तो डायग्राम बनाना कितना अच्छा मेरी आर्ट है, कोई बात नहीं। देखो एक व्हील रखा मैंने, इसको गोल बना दिया, सर्कुलर व्हील है, इसके ऊपर ब्लेड्स हैं, छोटे छोटे से ब्लेड्स, पता नहीं आपको दिख रहा है ना कैमरे में? अब इतना तो दिख रहा होगा बेटा, यस तो कर दिया करो। ये व्हील है, इसके ऊपर एक व्हील रख दिया उन्होंने। तो क्या देखा उन्होंने मजेदार बात, अरे सुनो सुनो सुनो, क्या देखा उन्होंने मजेदार बात बेटा, कि ये व्हील जो है इनके टकराने से चलना शुरू हो गया, रोटेट करना शुरू हो गया। रोटेट, व्हील है, व्हील के ऊपर ब्लेड है, तो ब्लेड के ऊपर जब रेडिएशंस टकरा रहे थे तो उन्होंने उसको चलाना शुरू कर दिया, रोटेट कराना शुरू कर दिया। बोले रोटेट करा रहा है तो इसका मतलब इसमें मास होगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, मास होगा। क्यों होगा? अरे क्योंकि मास जब किसी चीज पर टकराएगा, फोर्स लगेगा, इंपल्स लगेगा, तभी तो वो चीज मोशन में आएगी। साइंस का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अगर उसमें कुछ मास नहीं होगा, कुछ इंपैक्ट ही नहीं लगेगा, कोई हल्की चीज है तो कम इंपैक्ट लगेगा, और कोई मासलेस है तो कोई इंपैक्ट लग पाएगा क्या? तो बोले इसके अंदर कैथोड रेज के अंदर कुछ मास होता है, या मास का मतलब इसके अंदर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मास वाले पार्टिकल्स छुपे हुए हैं। ये मास पार्टिकल जब इसके ब्लेड से टकरा रहे हैं तो ये पहिया, ये व्हील रोटेट करना शुरू कर दे रहा है। बोले प्रूफ हो गया इसके अंदर मास भी होता है, यानी इसके अंदर मास के कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल से बनी हुई है आपकी। चलो देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फालतू आगे पीछे नहीं कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबके सब, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन, लिखो लिखो, व्हेन अ पिन व्हील, पिन का मतलब छोटा, छोटा सा, अ पिन व्हील, व्हील was placed, a pin wheel was placed in their path, in their path, comma, it was rotated, it was rotated due to, it was rotated due to impulse created, due to impulse created by rays, impulse created by rays, that means these rays consisting of, लिखते चलो बेटा, these rays consisting of मास पार्टिकल्स, मास और मटेरियल लिख दो, मास और मटेरियल पार्टिकल्स, मास और मटेरियल पार्टिकल्स। एक मिनट बेटा, जो 9th-10th के स्टूडेंट्स है बच्चा, वो बेटा अभी आप लोग पहले 9th-10th पूरा कर लो बेटा, ये आपकी 11th की क्लास चल रही बच्चा। आप लोग नेक्स्ट ईयर जब आ गए बेटा तो तब ये चैप्टर पढ़ लेना बेटा। अभी तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग आगे चल के बेटा मैं बहुत डीप जाऊंगा बच्चा, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कैजुअली आपने अटेंड कर लिया, अच्छी बात है बेटा। जितने 9th-10th के स्टूडेंट है, मैंने अभी मैसेज देखा बेटा, उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेटा ये चीजें ना थोड़ा सा हमारे 11th लेवल की बातें चल रही है।
आप जब 11th में आ जाओगे तो अपने आप आपका उतना मेंटल ग्रोथ हो जाएगा, चीजों को समझ जाओगे बच्चा, ठीक है। बाकी ठीक है, कैजुअली अटेंड करो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा बेटा कि 11th में ये चैप्टर लेके चलना आप। चलो ठीक है। हाँ, मैं क्या बोला था बेटा, इट वॉज रोटेटेड ड्यू टू इम्पल्स क्रिएटेड बाई रेज, दैट मीन्स दे कंसिस्टिंग ऑफ मास और मटेरियल पार्टिकल्स। लिख दिया ना बेटा हम लोगों ने इतनी बात कि इनके अंदर मास या कुछ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। देखो कितनी बातें प्रूफ हो गई। फिर से एक बात करते हैं, भी आप लोग के मैसेज क्या क्या आ रहे हैं बेटा, मैं आपको बार बार बोलना, बच्चा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आपस में मैसेज वगैरह मत करो कुछ भी, फिर डांट पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा सबको। फिलिप्स क्या पूछ रहा है बेटा, टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। नहीं बेटा, टाइट्रेशन नहीं पढ़ाया बच्चा मैंने, टाइट्रेशन का अलग से चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा बेटा, फिलिप्स आगे पढ़ाऊंगा टाइट्रेशन बेटा, ठीक है। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मंथन ने बता दिया बेटा, यस फिलिप्स, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का अलग से टॉपिक होगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, ज्यादा देखो डिस्टर्ब मत हो बेटा, क्योंकि जब पढ़ाई की बात हो रही है एकदम फोकस रखो बच्चा आप लोग। देखो मुझे भी आप जो डिस्ट्रैक्ट करते हो, मुझे बार बार मैसेज देखना पड़ा, नहीं तो फिर बेटा कि कहीं कोई जरूरी चीज तो नहीं आप कर रहे हो, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा, मैंने देखो रिपीट करेंगे कितने पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहले प्लकर ने कहा कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे करती है, क्योंकि उन्होंने जस्ट पीछे किसी चीज की शेडो बना दी। लाइट यहां से, रेडिएशन यहां से आ रहा था, तो इसकी जो शेडो बनी इसके पीछे बन के प्रूफ हो गया कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है भाई, मान गया उसकी बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती, हाई वेलोसिटी होती। कैसे पता चला भाई से इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब कोई मेटल की कोई चीज रखी गई, उसके अंदर मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया बेटा, तो हीटअप हो गया। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया, और मेटल जो है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, उसने हीट गेन कर ली, वो हीट अप हो गया वहां पर। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात हमारी ये चल रही थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी से प्लकर साहब के दिमाग में बार बार मास घूम रहा था, हाफ एम बी स्क्वायर का फॉर्मूला घूम रहा था, बोले मास भी मैं डिस्कवर करूंगा इसके अंदर। सो उन्होंने क्या देखा कि जब कोई पिन व्हील रखा, ब्लेड वाला कुछ व्हील रखा उसमें, तो व्हील रोटेट करना शुरू हो गया, ये चलना शुरू हो गया। बोले इसका मतलब रेडिएशन से खाली नहीं है, खोखली नहीं है, इन रेडिएशंस के अंदर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मास के पार्टिकल्स हैं। ये मास के पार्टिकल जब टकरा रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, कोई मास की चीज जब टक्कर मारेगी तो इंपल्स क्रिएट करेगी, तो इसका मतलब इसी इंपल्स से वो चलना या रोटेट होना शुरू हो गया है। ठीक है बेटा, तीन चीजें हो गई। अब यहां से एक चीज आ गई कि इसके अंदर छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स हैं। देखो कैसे डिस्कवरी हो रही है बेटा। अब उन्होंने क्या काम किया, इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराया तो क्या देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है ना, सुना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा कई जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। एनीवेज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, उससे उन रेडिएशंस को जब पास कराया तो देखा कि ये रेडिएशंस जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, डिविएट हो गए, सीधे नहीं निकले। इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास करा रहा था, जैसे ये रेडिएशंस थे, इन रेडिएशंस को यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया उन्होंने, यहां पर इलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, जैसे एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट रख दी। तो क्या देखा कि ये रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होने शुरू हो गए। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, अरे बोलो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो बोले कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। पार्टिकल्स तो पहले प्रूफ हो गया था, मास के पार्टिकल्स हैं, बोले ये मास के पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए, जो भी है डिफ्लेक्ट हो गए, जो भी बोलना चाहे आप उसको बेटा। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। और आगे चल के इन नेगेटिव पार्टिकल्स को प्लकर सामने नाम दे दिया निगेट्रॉन। ध्यान सुनो मेरी बात, इन नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया निगेट्रॉन, 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 निगेट्रॉन नाम दे दिया बेटा। और इसी निगेट्रॉन को आगे एक चोर आ गया थॉमसन, बोला इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कोई बात नहीं, हो सकता है वो थॉमसन भी इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, खैर बिना बात के मैं उन साहब को कह रहा हूं, बुरा मत मानना थॉमसन साहब भाई मेरी बात का।
एनीवेज, तो प्लकर ने नाम दिया निगेट्रॉन, बाद में जो है थॉमसन आए, थॉमसन ने बोले कि निगेट्रॉन का अच्छा सा नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ये सब बातें मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा, मतलब आपको सब बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट तो नहीं पढ़ेंगे हम, बताऊंगा कि कितना कितना वैल्यू आया था। बेटा क्लास का टाइम भी हो गया, थोड़ा सा पॉइंट लिखाना, तो ये लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट नहीं लिखाना अभी। हाँ लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबके सब, लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा इसका। व्हेन दीज रेडिएशंस, लिखो लिखो, व्हेन दीज रेडिएशंस वर पास्ड, व्हेन दीज रेडिएशंस वर पास्ड through electric field, these radiations were passed through electric field, comma, they got deflected, they got deflected towards, they got deflected towards positive electric plate, positive electric plate, positive electric plate. That means these cathode rays, these cathode rays have negative charge, these cathode rays have negative charge, cathode rays have negative charge। ठीक है बेटा, और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रखा, लिखोगे, ये बात भी लिखोगे, वैसे खाली है तो कुछ कुछ बातें मैं खाली ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बोल दे रहा हूं, ये भी पूछता नहीं है, लिख लो, चलो जो मेरे मुंह से निकल ही गया। दीज नेगेटिव पार्टिकल्स, नेक्स्ट पॉइंट बना लो, नेक्स्ट पॉइंट बना लो, नेगेटिव पार्टिकल्स वर नेम्ड, negative particles were named as, negative particles were named as negatrons, negative particles were named as negatrons, negatrons मतलब इलेक्ट्रॉन का पहला नाम निगेट्रॉन था, बाद में ठीक है पता नहीं किस साइंटिस्ट ने, मेरा थॉमसन याद आ रहा, बट मुझे नहीं लगता थॉमसन के अलावा और भी दो तीन थे बेटा इसमें साइंटिस्ट जो मिलके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो उन्होंने नाम किसने चेंज किया, कब चेंज किया, उस चक्कर में नहीं पढ़ा, फालतू बात होगी, खैर बोल दिया मैंने बीच में ऐसी। दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज निगेट्रॉन्स, और बाद में नाम चेंज करके इनका कर दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, छोड़ो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आज बेटा इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे बेटा। अभी हम बात करेंगे कि जो थॉमसन आए, मतलब थॉमसन ने बहुत बड़ी बातें बताई थी आगे चल के, ऐसा नहीं मैं खाली मजाक कर रहा हूं उनके बारे में। थॉमसन ने इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है कैलकुलेट किया, इन इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है कैलकुलेट किया, उनका एक्सपेरिमेंट आगे का था यहाँ का जो है, ऐसा नहीं थॉमसन ने कुछ नहीं किया करके। सो इलेक्ट्रॉन के बारे में उनकी क्वालिटी तो थॉमसन ने बताया था, वो ठीक है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में प्लकर ने परफॉर्म किया था। ठीक है बच्चा, अब बताओ आप में से किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो अब मैसेज करो भाई। उन लोग पता नहीं बीच में मैसेज कर रहे थे इसलिए मुझे डांटना पड़ा। बीच में बेटा मैसेज मत किया करो, जब टॉपिक चल रहा हो तो बेटा एकदम फोकस होकर पढ़ा करो बिल्कुल। आप बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। ओके, अंकुश कह रहा है कि सर कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। हाँ गुंजन, अर्ली नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज निगेट्रॉन, यस बेटा, पुराना जो नाम था इलेक्ट्रॉन का वो निगेट्रॉन था गुंजन, यस। ठीक है, चलो सब क्लियर हो गया बेटा। सो ये आपका अभी स्टार्टिंग का डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, लेकिन कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स बन के आए अभी, नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स या निगेट्रॉन्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इनका चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सब कैलकुलेशंस बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सारा डिटेल पढ़ाऊंगा। पहले एक बात बोल चुका हूं बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज के बाद कभी मत बोलना कि टफ टॉपिक है बेटा। देखो चीजों को पढ़ोगे एकदम बेसिक से पढ़ो बेटा जो, लेकिन पढ़ो पूरा डिटेल में जाके तो सबको समझ में आएगा। अब हवा में कोई चीज पढ़ दोगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने एक ही बात बोली बेटा कि जो 12th के स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में आ रहे हैं बेटा, वो अपना पुराना जितना भी सॉफ्टवेयर है सब डिलीट करके क्लास में आया करो, एकदम डिलीट, परमानेंट डिलीट, बस नया सॉफ्टवेयर यहां से फिल कराना है आपको बेटा। ठीक है, चलो
सो बेटा लेक्चर को कंक्लूड कर। अच्छा आप लोग को बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक मैसेज कन्वे किया था, मिला? अब तुम में से कुछ ऐसे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, नए स्टूडेंट्स एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप का लिंक कैसे लोगे? मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, 9412995928 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे मैसेज भेज देना कि सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दो, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा जिसने ज्वाइन नहीं किया है। क्या इंफॉर्मेशन है बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं, कोई बताएगा? देखो अच्छा आप लोग मेरी इंफॉर्मेशन को कितना डेली सही से देखते हो नहीं देखते हो, बताओ क्या इंफॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं? हाँ गुंजन बेटा जिंक सल्फाइड, हाँ कोई बात नहीं, भूल गए, आगे लिखवा दूंगा बेटा, बाद में लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ पहला वाला ऑब्जेक्ट गुंजन बेटा वो नॉन मेटल का था, यस, वो तो खाली शेडो बनाने के लिए यूज किया था। दूसरा वाला मेटल का था जो गर्म हो गया था बेटा, यस बेटा दूसरा वाला मेटल का था बच्चा, गुंजन समझ में आ गया बेटा? अच्छा पायल बेटा ट्यूब जो है बेटा, ट्यूब में कौन सी गैस, बेटा कोई भी गैस भर सकते हो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। पायल बेटा ये जो पॉइंट आपने उठाया ना बहुत अच्छी बात पूछी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा, ठीक है? ओके, और कोई कुछ कह रहा है बेटा? हाँ देखो रेनू ने बोला यस 25 जून को करियर काउंसलिंग वेबिनार, गुंजन को भी पता है, सौरभ को भी पता है, आरती को भी पता है, मंथन को भी पता है, यस। तो आप लोग जो बार बार पूछते रहते हो ना कि सर वो आईआईटी का एग्जाम कब होता है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कब रिजल्ट आता है, कौन से कॉलेज में जाते हैं, कितनी कट ऑफ होती है, ये बार बार कुछ ना कुछ बीच बीच में आके मेरा दिमाग खराब करते हो ना, तो मैंने कहा था वेबिनार लूंगा। तो बेटा 25 जून का हम लोगों ने एक डेट डिसाइड किया है, आई थिंक संडे पड़ा है शायद उस दिन, तो उस दिन संडे की क्लास नहीं होगी बेटा, वेबिनार ही हो जाएगा, कोई ये बात नहीं बेटा। तो ठीक है, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, आपके जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं बेटा, उनको वेबिनार में लेके आ जाओ। मैं ये वेबिनार जूम पर कंडक्ट कराऊंगा और यूट्यूब पर भी टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर भी होगा, और जूम पर आप लोग मुझसे आमने सामने बात कर पाओगे, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, समझते ना टू वे कम्युनिकेशन, जैसे मैं अपने रेगुलर क्लासेस लेता हूं बाकी बैचेस में, उनका टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये जूम पर वेबिनार होगा, लेकिन यूट्यूब पे भी इसका लिंक कनेक्टेड रहेगा। जो लोग वेबिनार को डायरेक्ट अटेंड नहीं कर सकते, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बेटा, और डायरेक्ट अटेंड करोगे तो आप लोग के मन में जो क्वेरीज हैं, आपके पेरेंट्स के मन में जो क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे कर सकते हो। पहले तो मैं ही समझाऊंगा आपको कि एग्जाम कैसे कैसे होता है, कितनी स्टेज में होता है, सब कुछ बातें, हाँ सब कुछ, भले ही आपको पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि फिर बार बार पूछते हो सर ये कब होता है वो कब होता है। तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स से आपको किसी को कोई बात करनी हो तो मुझसे बात कर सकते हो बेटा। तो सबके सब 25 जून बेटा जितना हो सकता है प्लीज ये मैसेज बेटा मैक्सिमम लोगों तक मेरा कन्वे कर दो, आप ही मेरा मीडियम हो बेटा जो है, ठीक है? सो ये चीज है बेटा। मंथन बेटा आपने नहीं पूछा बेटा, कोई बात नहीं, बट बाकी काफी स्टूडेंट पूछते रहते हैं बेटा, इसलिए वेबिनार रखा है। अभी मैंने खाली वेबिनार सिर्फ एग्जाम वगैरह को लेकर रखा है, आगे फिर एक वेबिनार रखूंगा बेटा कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर, मतलब अलग अलग टॉपिक लेते रहेंगे बेटा, कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ूं कितने घंटे नहीं पढ़ूं, क्या करूं सर, मुझे टीवी भी देखना होता है, खेलने भी जाना होता है सर, जो अपना इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, फेसबुक भी देखनी होती है, ये सब बातें हम किसी एक दिन अलग से करेंगे, किसी और दिन वेबिनार लेंगे उसका, अलग अलग टॉपिक पे बेटा मैं वेबिनार लेते रहूंगा आपकी जो, ये पहला वेबिनार है अभी बेटा मेरा जो। ओके गुंजन क्या बेटा टाइम मॉर्निंग में? बेटा आप तो बेटा हमने रिलीज कर दिया, बट गुंजन आपको कुछ क्यों इश्यू हो रहा है बेटा? वैसे तो लेट नाइट में है बच्चा, गुंजन लेट नाइट पे, जैसे अभी क्लास का जो टाइम रहता है वही टाइम मैंने दिया है बेटा, और मैंने संडे का टाइम इसलिए रखा है ताकि पेरेंट्स वगैरह भी घर पे हों, जिनको अटेंड करना वो लोग अटेंड कर लें। कुछ वर्किंग पेरेंट्स होते हैं थोड़ा लेट वगैरह आते हैं, कभी नाइट शिफ्ट किसी की कहीं पर रहती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा संडे का टाइम रखा है बेटा, बाकी कोई टाइम मुझे अप्रोप्रिएट लगा नहीं बच्चा। मॉर्निंग टाइम में बेटा मेरे बैचेस भी रहते हैं, वो तो कोई बात नहीं, चलो बैचेस को तो इधर उधर कर लेंगे, बट बेटा गुंजन अभी तो वो चीज रिलीज होगी बच्चा जो है, एक्सट्रीमली सॉरी गुंजन बेटा, वो चीज रिलीज हो गई बेटा, ट्राई करो बेटा उसी टाइम पे आने की बेटा, हो जाए तो अच्छा है। हाँ रीनू क्या करी, पहला वाला ऑब्जेक्ट मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, हाँ होने को हो सकता है, लेकिन खाली नॉन मेटल में कुछ भी रखोगे तब भी, हमें तो शेडो से मतलब है, रेनू सही बोल रही है कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी रखो, हमें शेडो बनने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है बेटा। यस 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 यस, हाँ
ठीक है बेटा, तो थोड़ा बेटा ट्राई कर लो। गुंजन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, अगर मुझे ऐसा, मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया बेटा, बस ये हुआ कि ऑफिस स्टाफ से डिस्कस हुआ कि किस किस दिन हम लोग फ्री हो पा रहे हैं बेटा, और रख दिया बेटा जो है। ट्राई कर लेना गुंजन, ठीक है बेटा। ओके, सबको वेबिनार माना, अभी काफी दिन है, तब तक मैसेज कन्वे करते रहो बेटा जितना भी हो पाएगा। चलो बेटा क्लास को वाइंड अप करते हैं, बहुत थक गया भाई जे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे बेटा। 11th की नेक्स्ट क्लास, जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा याद रखना, 11th के क्लास डेज होते हैं वेंसडे, फ्राइडे और संडे। अब हमारा संडे को लेक्चर होगा 11th का, कल 12th का लेक्चर रहेगा बेटा, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू बेटा।